जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी यात्रा होने वाली है हरिद्वार से केदारनाथ धाम के लिए। हम लोग की यात्रा की शुरुआत हुई हरिद्वार से। केदारनाथ धाम जाना हो, बद्रीनाथ धाम जाना हो या फिर छोटे 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने वाले सभी तीर्थयात्री अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं हरिद्वार से करते हैं। इस बार हम 2 धाम की यात्रा के लिए घर से निकले थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अगर आप भी 2 धाम की यात्रा पे जाते हैं दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले आपको केदारनाथ धाम जाकर दर्शन करने चाहिए और बाद में बद्रीनाथ धाम जाकर दर्शन करने चाहिए, क्योंकि केदारनाथ धाम में लिखा है कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद कहीं और दर्शन नहीं करने चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने भी सबसे पहले केदारनाथ धाम में जाकर दर्शन करने की योजना बनाई। हरिद्वार से बहुत सी बसें केदारनाथ के लिए चलती हैं, जिनका किराया लगभग 500 रुपये से लेकर 600 रुपये के आसपास लिया जाता है। लेकिन हम अपनी 2 धाम यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी से बात करने के बाद एक टैक्सी हायर कर ली थी। वैसे 2 धाम के लिए अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो 14-15 हज़ार रुपये आपको टैक्सी मिल जाती है। अगर आप पीक सीजन जाते हैं तो इसलिए आपको 16 से 17 हज़ार रुपये चुकाने पड़ते हैं। 2 धाम के लिए आपका जो समय लगता है वो लगभग 5 दिन में आप 2 धाम की यात्रा कर लेते हैं। केदारनाथ धाम, दूसरा बद्रीनाथ धाम। ये है वो ट्रैवल एजेंसी जहाँ से हम लोगों ने अपनी गाड़ी की बुकिंग कराई थी, जिसके लिए हमें 16,500 रुपये देने पड़े। इसके अलावा हमको कोई भी कहीं भी चार्ज नहीं देना, ना पार्किंग का, ना नाइट स्टे रुकने के लिए ड्राइवर का कोई भी चार्ज नहीं देना। तो हम लोगों की कार आ चुकी है और हमारी यात्रा यहीं से शुरू हो रही है। तो चल के बैठते हैं कार में और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सभी भक्तों को जय केदारनाथ। अभी सुबह के लगभग 7 बजे होंगे और हम लोग अपनी केदारनाथ की यात्रा पे निकल रहे हैं हरिद्वार से। जो भक्त 2022 में केदारनाथ की यात्रा करना चाह रहे हैं, यह वीडियो उन सभी भक्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे हरिद्वार से केदारनाथ का रास्ता कैसा है, रास्ते में कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, रास्ते में कौन कौन से शहर पड़ने वाले हैं और रास्ते में पड़ने वाले सभी दार्शनिक स्थानों के बारे में भी आपको जानकारी देता चलूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप स्वयं ही केदारनाथ की यात्रा पर हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। हम लोग अब हरिद्वार से आगे निकल चुके हैं। हरिद्वार से निकलने के बाद सबसे पहला शहर पड़ता है ऋषिकेश। यह है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। पहले ऋषिकेश में सिर्फ ऋषिकेश स्टेशन था, अब ये नया स्टेशन बना है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कुछ भक्तगण ऋषिकेश आने के बाद भी केदारनाथ सहित 4 धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है और हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी लगभग 245 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। अब हम लोग ऋषिकेश से आगे निकल रहे हैं। पूरी तरीके से पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके थे। एक तरफ पहाड़ों पर रास्ता तो दूसरी तरफ माँ गंगा का कलकल करता बहता हुआ पानी साफ सुनाई दे रहा था। 3 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद आज ही केदारनाथ जाने वाले भक्तों के लिए रास्ता खोला गया था। बरसात की वजह से हम लोग हरिद्वार में 3 दिन तक फंसे हुए थे। आज रास्ता खुलने के बाद हम लोग अपनी यात्रा पर निकले थे। अधिक बरसात की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो चुका था। रोड किनारे पहाड़ों को देखकर लग रहा था कि वह बाढ़ के पानी से नहाए हुए हैं और इसी वजह से कई जगह रास्ते भी खराब हो चुके थे। इसी वजह से हम सभी के मन में एक डर भी था कि कहीं हम लोग रास्ते में ना फंस जाएं। केदारनाथ यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि लैंडस्लाइड की वजह से कई किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है और यात्री इसमें फंस जाते हैं और इसमें इनका समय भी काफ़ी खराब हो जाता है। ऋषिकेश से आगे निकलने के बाद हम लोग शिवपुरी होते हुए ब्यासी पहुंचे। अब तक लगभग 55 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर चुके थे। अब हम लोग को भूख लग रही थी। ड्राइवर ने बताया यहाँ बहुत अच्छा ढाबा है। कई सारे टैक्सी वाले हरिद्वार से निकलने के बाद सीधे ब्यासी में रुकते हैं। तो हम लोग हरिद्वार से करीब 8 बजे निकले थे। अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो 1.5 घंटे में करीब हम लोग 54 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं ब्यासी। यहीं पर हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद ही अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। नाश्ते में हम लोगों ने आलू के पराठे और छोले खाए, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। ब्यासी शिवपुरी राफ्टिंग के लिए भी जाना जाता है। गर्मी में बहुत से सैलानी यहाँ सिर्फ राफ्टिंग के लिए पहुँचते हैं। अब हम लोग ब्यासी से आगे निकल रहे हैं। ब्यासी से निकलने के बाद हम लोग सीधे देवप्रयाग में रुके। यह है देवप्रयाग। यहीं पर गंगोत्री से आने वाली भागीरथी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसी संगम के बाद देवप्रयाग से आगे निकलने के बाद इस नदी का नाम पवित्र गंगा हो जाता है। यहीं पर प्रभु श्री राम का 10,000 साल पुराना रघुनाथ मंदिर भी है। बहुत से भक्त यहाँ रुक के 2 नदियों का संगम देखते हैं, फिर
आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। देवप्रयाग में भी अगर आप स्टे करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। देवप्रयाग में ही बद्रीनाथ के जितने भी पंडित हैं, पंडे हैं, उनके घर बने हुए हैं, इसीलिए इसे बद्रीनाथ के पंडित और पंडों का घर भी कहा जाता है। हम लोग कुछ देर देवप्रयाग में रुकने के बाद आगे निकल रहे हैं। देवप्रयाग के बाद अब यह है श्रीनगर। यह श्रीनगर उत्तराखंड का श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर का नहीं है। श्रीनगर काफ़ी बड़ा शहर है जो कि अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है। यहाँ आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की मार्केट भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर भी अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। श्रीनगर से केदारनाथ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की बचती है। करीब दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे। अब हम लोग श्रीनगर से आगे निकल रहे हैं। सभी को उम्मीद थी कि 5 बजे तक हम लोग सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग श्रीनगर से 4-5 किलोमीटर आगे ही आए होंगे कि लैंडस्लाइड की वजह से एक जगह 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम हम लोग को देखने को मिल गया। अब हम लोग इस जाम में फंस चुके थे। आखिर जिस बात के लिए हम लोग डर रहे थे उसका सामना हम लोग को करना ही पड़ा। वैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर कहीं भी आप पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेवल कर रहे हैं तो कई बार ऐसे जाम आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट पहले से यहाँ पे अपनी तैयारी में रहती है। हर हाल में 2 से ढाई घंटे में जाम खोल दिया जाता है। इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका टाइम ख़राब हो। 7 बजे के आसपास निकले थे अपने रूम से हरिद्वार से, और अभी हो रहा है 2 बजने वाले हैं और हम लोग उत्तराखंड का श्रीनगर क्रॉस कर चुके हैं। और जैसे ही श्रीनगर क्रॉस किया उसके बाद एक बहुत ही लंबा 3 से 4 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है और बगल में नदी बह रही है, इसीलिए ये रास्ता कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। इस जाम में हम लोग करीब 1 से 1.5 घंटे फंसे रहे। अब जाम खुल चुका है और हम लोग आगे निकल रहे हैं। आप जैसे ही श्रीनगर से 15-16 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई जगह रेलवे का काम भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द ही चारों धाम यात्रा के लिए ट्रेन चलाने की तैयारी में है गवर्नमेंट। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते अलग अलग चले जाते हैं। ये पहला रास्ता चला जाता है केदारनाथ को और दूसरा रास्ता चला जाता है बद्रीनाथ को। अभी दोपहर के बज चुके हैं 3 और हम लोग को लगी बहुत तेज़ की भूख। तो पहले यहाँ पर रुक के खाना खाएंगे हम लोग, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। रास्ते पर मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा है, बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो गाड़ियाँ फंसी हुई, कम से कम एक जगह 300 से 400 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है केदारनाथ तक पहुँचने में हम लोग को, लेकिन शाम तक लग रहा है पहुँच जाएंगे। 3 बज रहा है तो अभी 2 से ढाई घंटे रोशनी रहेगी तो हम लोग काफ़ी आसानी से केदारनाथ पहुँच जाएंगे। अगर हम नहीं पहुँचते हैं सोनप्रयाग तो उसके पहले हम लोग सीतापुर या फिर फाठा कहीं भी नाइट स्टे कर लेंगे। अब हम लोग रुद्रप्रयाग से आगे निकल हैं। रुद्रप्रयाग से 9 किलोमीटर आगे पड़ता है तिलवाड़ा, जो कि एक छोटा सा शहर है। जो लोग टिहरी होते हुए केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं वह तिलवाड़ा में आकर ही केदारनाथ हाईवे पर निकलते हैं। यहीं से एक रास्ता टिहरी होते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश को जाता है। अगर कभी देवप्रयाग वाला रास्ता बंद हो जाता है तो लोग टिहरी होते ही केदारनाथ की यात्रा करते हैं। अब हम लोग तिलवाड़ा क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं। अगर हम रास्ते की बात करें तो पूरा रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बस कुछ फेज को छोड़ दिया जाए जो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ख़राब हो रखे हैं, नहीं तो पूरा रास्ता अभी तक का बहुत अच्छा है। आप बहुत आसानी से अपनी कार या बाइक लेके केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। अब हम लोग तिलवाड़ा को पीछे छोड़ते पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि तिलवाड़ा के बाद का सबसे बड़ा शहर है, या यूँ कह दें केदारनाथ जाने वाले रास्ते में पड़ने वाला सबसे आखिर का बड़ा कस्बा है, जहां ज़रूरत की सारी सामान खरीद सकते हैं। अगर आप अपने साथ कुछ लाना भूल जाते हैं तो आप अगस्त्यमुनि में रुक के खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल, धर्मशाला काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आगे निकलेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्किंग भी देखने को मिलेगी। यहीं पे अपनी गाड़ियाँ लोग लगा देते हैं। यहीं से एक रास्ता चला जाता है वासु केदार का, जो कि 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और एक रास्ता चला जाता है सीधे सोनप्रयाग को।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी से केदारनाथ मंदिर की दूरी बचती है 47 किलोमीटर के आसपास। गुप्त काशी में भी रुकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। यहाँ पे बहुत सारे होटल और बहुत सारे धर्मशाला और गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं और यहाँ पे बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड भी है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट करके केदारनाथ यात्रा पहुँचते हैं वो गुप्त काशी तक बाई टैक्सी पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ से टैक्सी चेंज करने के बाद वो सोनप्रयाग तक अपनी यात्रा करते हैं। अब हम लोग गुप्त काशी से आगे निकल रहे हैं। गुप्त काशी से आगे जाने के बाद पड़ता है फाटा। गुप्त काशी से निकलने के बाद फाटा तक का जो रास्ता है वो थोड़ा सा सकरा बना हुआ है और कहीं कहीं पे तो सिंगल रोड है और बरसात की वजह से लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो हम लोग को गुप्त काशी से फाटा पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। रास्ते में 2-3 गांव भी पड़े जहां पे रुक के हम लोगों ने थोड़ा सा इंजॉय किया। ये है फाटा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं फाटा। फाटा वह जगह है जहां से हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रोवाइड की जाती है केदारनाथ मंदिर में दर्शन कराने के लिए। तो जितने भी भक्तगण हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करते हैं वो फाटा में आके ही नाइट स्टे करते हैं। यहाँ पे रुकने के लिए बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 800 रुपये से लेके 1500 रुपये में होटल और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। अगर आप लोग भी हेलीकॉप्टर से अपनी केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले से हेलीकॉप्टर का ऑनलाइन टिकट निकालना होगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट पहले से नहीं निकालते हैं तो फाटा में ऑफलाइन काउंटर भी बना हुआ है, लेकिन अगर ऑनलाइन टिकट पहले से फुल हो जाते हैं तो आपको ऑफलाइन तरीके से टिकट लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना चाह रहे हैं तो पहले से ही ऑनलाइन टिकट अपना निकाल लें, उसके बाद ही अपनी केदारनाथ की यात्रा का प्लान करें। अभी बज रहे हैं लगभग 5:30 और हम लोग फाटा क्रॉस कर चुके हैं। फाटा जहाँ से हेलीकॉप्टर का टिकट मिलता है, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको फाटा स्टे करना पड़ेगा, वहीं से आपको टिकट मिल जाता है। टिकट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलता है। अब हम लोग फाटा से आगे निकल के आ चुके हैं सीतापुर। फाटा से सीतापुर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। सीतापुर पहुंचने में हम लोग को रात हो चुकी थी क्योंकि इस बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और फाटा से बहुत धीमे धीमे ही हम लोग सीतापुर पहुंचे थे। सीतापुर में भी बहुत सारी जगह है नाइट स्टे करने के लिए, बहुत सारे होटल बने हुए हैं, बहुत सारे गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। मैं यहाँ पे सभी भक्तों को सजेस्ट करूँगा अगर आप पीक सीजन में केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं, बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलती है, तो आप आगे सोनप्रयाग ना जाके सीतापुर में ही नाइट स्टे कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। एक तो आपका सीतापुर रुकने से आपका जो बजट होगा वह काफ़ी कम होगा। सीतापुर में आपको 700 रुपये से लेके 1500 रुपये में बहुत अच्छे रूम मिल जाते हैं अगर पीक सीजन में आप आते हैं। तो अगर आप ऑफ सीजन आ रहे हैं तो आप सीधे सोनप्रयाग में जाके भी नाइट स्टे कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने ड्राइवर अंकल की बात नहीं मानी, उन्होंने बोला सीतापुर में ही नाइट स्टे कर लो, सोनप्रयाग में आपको रूम नहीं मिलने वाले, और हम लोग ज़बरदस्ती सोनप्रयाग चले गए। वहाँ जाने पे हम लोग को 8 से 10 हज़ार में रूम मिल रहा था और कोई भी सुनने वाला नहीं था, इसलिए वापस ही हम लोग फिर से सीतापुर आ गए और यहीं पे अपना एक रूम ले लिया। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर। पहले हम गए थे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है, रूम भी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम वापस आ गए सीतापुर। सीतापुर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले पड़ जाता है, इसलिए हमने यहीं पे अपना रूम ले लिया है। रूम का जो चार्ज है वो 800 रुपये में हमको डबल बेड पड़ा है, तो हम लोग 3 लोग हैं, काफ़ी आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में पीक सीज़न में आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है केदारनाथ में, तो आप सीतापुर या फिर रामपुर में रुक सकते हैं। इससे आपको कम बजट लगेगा, 800 से 1000 रुपये आपको रूम मिल जाएगा और आप भीड़ से भी बच जाएंगे। ये है हमारा सीतापुर का रूम जो कि हम लोग को 800 रुपये में पड़ा था 3 पर्सन के लिए। तो अभी लगी है बहुत तेज़ वाली भूख, तो हम लोग चल रहे हैं खाना खाने के लिए हम लोग यहीं होटल के नीचे कैंटीन बनी हुई है हमारी, वहीं जाके खाना खा लेंगे और ऊपर आके सो जाएंगे। सुबह फिर से हमारी यात्रा शुरू होगी यहीं सीतापुर से केदारनाथ धाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे सीतापुर से केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए और जानेंगे कैसे हम लोग केदारनाथ मंदिर पहुंचे, कौन कौन सी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon.